Home Minister Amit Shah is currently speaking in West Bengal. Let's go across live. जनता पार्टी का कार्यकर्ता बैठा है, उसको मैं बताने आया हूं कि थोड़ा फासला बाकी है। आप 40% तो क्रॉस कर गए हो, 4-5% आगे बढ़ना है, 4-5। और अगले चुनाव में हमारी सरकार बनने जा रही। भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 17 में मैं पार्टी का अध्यक्ष था, तब मैंने कहा था यहां हमारी सरकार बनेगी, और आज वो दिन नजदीक आ गया है। 26 तक दिन रात एक कर हर एक बंगाल के मतदाता के पास जाइए और नरेंद्र मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का संदेश लेकर जाइए। पूरा देश चाहता है कि यहां देशभक्तों की सरकार बने, तुष्टीकरण वालों की सरकार न बने। ये ममता दीदी ने सोनार बांग्ला का स्वप्न तहस नहस कर दिया। भ्रष्टाचार, घुसपैठ, महिलाओं पर अत्याचार, हिंदुओं के साथ अन्याय, इससे इनकी राजनीति चलती है। भाइयों बहनों, ये ममता दीदी ने इनके शासन में एसएससी भर्ती घोटाला हुआ, पशु तस्करी घोटाला हुआ, डियर लॉटरी का घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, मनरेगा घोटाला हुआ, प्रधानमंत्री आवास में घोटाला हुआ, राशन घोटाला हुआ, मिड डे मील में घोटाला हुआ, केंद्र के फंड हड़प कर लिए गए, नगर पालिका भर्ती घोटाला हुआ, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन का घोटाला हुआ, गाय की तस्करी का घोटाला हुआ। हजारों करोड़ रुपया बंगाल की जनता का ये तृणमूल कांग्रेस की सिंडिकेट को भेंट चढ़ गया। मैं आज सभी कार्यकर्ताओं को पूछने आया हूं, ये पैसा सिंडिकेट का है या बंगाल की गरीब जनता का है? मुझे बताइए, ये सिंडिकेट का है क्या? जोर से बोलिए, सिंडिकेट का पैसा है। मोदी जी जो पैसा भेजते हैं, सिंडिकेट की भेंट चढ़ना चाहिए क्या? ये पैसे पर अधिकार बंगाल की महिला का है, माता का है, बेटी का है, बंगाल के गरीब का है, बंगाल के युवा का है। कलकत्ता के बाजार में युवाओं की नौकरी बिकती है, इनके घर से इतना पैसा पकड़ा जाता है कि गिनने में 27 मशीन थक जाते हैं, मगर पैसा खत्म नहीं होता है। भाइयों बहनों, इस सिलसिले को बंद करना पड़ेगा। मुर्शिदाबाद में अभी हिंसा हुई, हमारा गृह मंत्रालय कहते कहते थक गया कि बीएसएफ को बुला लीजिए। हम नहीं बुलाएंगे, क्योंकि बीएसएफ आती तो हिंदुओं की रक्षा करती। फिर हमारे कार्यकर्ता हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के ऑर्डर पर बीएसएफ आई और हिंदुओं को बचाने का काम किया। ममता जी, आपके नेताओं ने वो बीएसएफ को गाली बोला और आपके नेता वहां खड़ा रहकर दंगाइयों की हौसला अफजाई करते रहे। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, जिस प्रकार से बंगाल सरकार के मंत्री इस दंगों में शामिल थे, ये स्टेट स्पॉन्सर दंगा था जिन्होंने हिंदुओं को अन्याय किया है। भाइयों बहनों, बेलडांगा में कार्तिक पूजा के दौरान हमला हुआ, सरस्वती पूजा पर हमला हुआ, क्योंकि मुहर्रम निकाल दिया जाए। भाइयों बहनों, मुस्लिम तुष्टीकरण की सभी सीमाएं
ममता दीदी लांग गई है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, मन से बताना, मोदी जी जो वक्फ का कानून लाए हैं वो अच्छा है या नहीं है? जोर से बोलो, अच्छा है या नहीं है? बंगाल की जमीन, बंगाल की सरकार की जमीन वक्फ की भेंट चढ़नी चाहिए क्या? जोर से बोलो, चढ़नी चाहिए? ममता दीदी, वक्फ के कानून का विरोध कर कर आप किसका पक्ष ले रहे हो? पूरा बंगाल चाहता है कि वक्फ अच्छे से चले, पारदर्शिता आए, निर्दोषों की भूमि न जाए, सरकार की भूमि पर अतिक्रमण न हो, मगर ये वक्फ का विरोध कर रही है। ममता दीदी, 2026 तक कर दो, जितना विरोध करना है उतना, उसके बाद आप मुख्यमंत्री ही नहीं रहो। भाइयों बहनों, मस्जिदों के इमामों को वेतन देना शुरू किया, कोर्ट ने रुकवा दिया। बांग्लादेशी और रोहिंग्या उनकी मदद से घुसपैठ कर रहे हैं। राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के दिन सद्भावना जुलूस के नाम पर नाटक किया। दुर्गा पूजा का विसर्जन पोस्टपोन किया। मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान में आधे दिन की छुट्टी दी। केरला स्टोरी पर प्रतिबंध लगाया और हाजी नूरुल इस्लाम को टीएमसी का टिकट दिया। और अंत में सबसे बड़ी बात, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी, आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध किया, विरोध की। कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मुझे बताइए, ये तुष्टीकरण बंगाल में चलने देना है क्या? जोर से बोलो, चलने देना है क्या? आज संकल्प कर कर जाइए कि 2026 में ये ममता बनर्जी की सरकार को मूल समेत उखाड़ कर हम फेंक देंगे, मूल समेत उखाड़ कर। भाइयों बहनों, एक महिला मुख्यमंत्री की शासन में आरजी कर मेडिकल का मामला होता है। सालों तक संदेश खाली की गरीब माताओं पर अत्याचार होता है और वो अपने वोट बैंक के संजो कर बैठ रही है। मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, संदेश खाली का मुख्य अपराधी ममता दीदी किस पार्टी से था? आप लोगों को मालूम है? जरा जोर से बोलना, संदेश खाली का मुख्य अपराधी किस पार्टी से था? जोर से बोलो, किस पार्टी से था? आरजी कार के अपराधी किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? और ये महिला मुख्यमंत्री, माताओं बहनों के सम्मान की भी चिंता नहीं। एक ऐसा शासन है जिसमें आदिवासी, कुड़मी, राजवंशी, कोच, मतुआ, गोरखा, कायस्थ, आगोरी, मछुआरा कोई खुश नहीं, नमो शूद्र भी खुश नहीं है। और अभी अभी उन्होंने गोरखाओं को तो जितना बदला लेना था वो दे दिया, परेशान कर 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 कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं आज गोरखा भाइयों को भरोसा देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपके साथ कोई पुलिस केस नहीं होगा, कोई नेता जेल में नहीं जाएगा। और भाइयों बहनों, अभी अभी उन्होंने जिस प्रकार से पूरे हिंदू समाज को प्रताड़ित किया है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सबसे प्रचंड बहुमत के साथ, आजादी के बाद सबसे बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। अंत में एक बात कहना चाहता हूं। मेरे पास हमारे शांतनु जी आए थे,
4 दिन पहले उन्होंने कहा, अमित भाई, सारे हिंदू शरणार्थियों को मतदाता सूची से काटने का नोटिस मिल रहा है। मैंने शांतनु जी को कहा है, डरिए मत, जिसको नोटिस मिले सीए का एप्लीकेशन करा दे, मैं उनको नागरिकता देने का काम करूंगा। ममता की नोटिस से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने सीए का कानून इसलिए लाया है कि हमारे शरणार्थी भाइयों को मताधिकार मिले, अधिकार मिले। और ऑपरेशन सिंदूर में हमारी बहन के पति को मौत के घाट उतार दिया, उसको 2 दिन में हमने नागरिकता देने का काम भी समाप्त कर दिया। भाइयों बहनों, अंत में मैं ममता जी को एक सवाल करना चाहता हूं। ममता जी 10 साल तक आप केंद्र में सत्ता पर रही, 15 साल से मुख्यमंत्री है, यूपीए के साथ बैठी है, इंडिया अलायंस का हिस्सा हो। 10 साल सोनिया मनमोहन की सरकार में आपने बंगाल को क्या दिया? भाइयों बहनों, 10 साल में उन्होंने 2,09,000 करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था? जोर से बोलो। और मोदी जी ने 10 साल में 2,09,000 की जगह 8,27,000 करोड़ रुपया दिया है। और ममता दीदी, छोटे से छोटे काम का मेरे पास सूची है। आज बंगाल भारतीय जनता पार्टी ये सूची रिलीज करेगी 8,27,000 करोड़ के कामों की। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके गांव में पैसा पहुंचा है क्या? अरे जोर से बोलो, पहुंचा है भाई? कहां गया? कहां गया? ये पैसा टीएमसी की सिंडिकेट की भेंट चढ़ गया है। मोदी जी 50 लाख करोड़ भेजे तो भी नहीं पहुंचना है। आपको बंगाल की जनता को मोदी जी का पैसा अगर प्राप्त करना है तो कमल फूल की सरकार लानी पड़ेगी, कमल फूल की सरकार। और इसलिए अंत में मैं पूरे बंगाल की जनता को, सभी को 2 हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं। देश की सुरक्षा के लिए, घुसपैठ रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को हटाने के लिए, माताओं बहनों को सुरक्षित करने के लिए और हिंदुओं को निर्भय करने के लिए यहां कमल के निशान को मौका दो। हमारे मोदी जी को एक मौका दीजिए, एक मौका दीजिए। मुझे बताओ सभी कार्यकर्ताओं, आज से 26 के चुनाव के काउंटिंग तक दिन रात अहर्निश हम काम में लगेंगे क्या? अरे जोर से बोलो, पक्का लगेंगे। हम एकमुश्त एकजुट होकर ममता की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचकर राम का जयकारा लगाइए। जोर से बोलिएगा, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। Meanwhile, in some tragic news coming in from Assam, a dead body had to be transported using a banana raft after floodwater made it impossible for a mortuary van to navigate the submerged streets of Rukmini Gaon. This desperate and tragic improvisation has yet again shed light on the severe impact of the ongoing floods in Guwahati in Assam. Nibir Deka joins us with the very latest on this story. Nibir, severe impact of the floods still being felt. These pictures are revealing that. Talk us through these visuals coming in from Guwahati, Nibir.
of that, people are not able to go to to buy their essential supplies, along with their schools and colleges being burned. So this incident that we are talking about happened in the Rukmini area of Guwahati, wherein a person had died from natural causes, but the mortuary van that takes the body away to the crematorium was not able to come due to the high level of water in the locality, and as a result of that, people had to make a makeshift bamboo sort of an arrangement, and that bamboo raft was used to take the body out to the main road because of the prevailing situation wherein water has entered all the houses there. And that is just one example where we are bringing you from Assam. Different localities, different parts of the state has been inundated with water, and the due to the continuous rainfall already, and more than 70,000 people affected today. Nibir, stay with us. More breaking news coming in. Waterlogging is continuing in Tripura as well after the state experienced heavy rainfall. Waterlogging continues in parts of the state capital of Agartala. Nibir Rekha continues to be live with us. Nibir, what is the situation now in Agartala? Well, Uday, it's not just Agartala, it's mostly all the states of the Northeast. The 8 states of the Northeast has been facing severe issues as far as waterlogging and floods are concerned. This is due to the continuous rainfall that we have seen over the past 3 days, and as a result of that, most of the major rivers in the Northeast have swollen up, and they are flowing above the higher levels, which is returned from the normal levels. And as a result of that, in Tripura as well, we have seen several areas being flooded with waters coming in because most of the drains have been blocked as well. And although the situation has improved a bit today because there has been less rain as compared to the past 2-3 days, but if it continues to rain like it has been raining over the past few days, things are going to get further complicated. Stay with us. In fact, further breaking developments now coming in. The rain, floods and landslides in the northeastern states have disrupted road transport, train services. They've also killed at least 8 people so far. Weather has also affected train services in the state. The Central Water Commission has informed that 10 major rivers in Assam, including the Brahmaputra and Barak, were flowing above the danger level, triggering a flood-like situation in several districts. So concerning a situation, Nibir, in the northeast, many people losing their lives already. Meanwhile, transport being affected as river levels rise. Yes, so the problem here is that major rivers of the region is flowing above the danger mark. If you talk about Brahmaputra, if you talk about Tista River in Sikkim, and all these rivers are flowing above the higher levels. And as a result of that, the highway has been flooded with water, and because of that, in many parts of the region, due to the landslides and rock slides and flooding, lots of the roads have been blocked, which has caused a great problem for the commuters. And not just the commuters, even due to the continuous rainfall over the past 3 days, several flights were also delayed or cancelled previously. And this continues because of the cyclonic depression in the Bay of Bengal, which has impacted the northeast, and from Sikkim to Arunachal to Assam to Tripura, Manipur, all of these states are affected equally, if not more, in some parts. And the only silver lining is that today there has been no rainfall so far, and that has resulted in water receding back. But if it again rains, things are going to get further complicated today. Yes, more developments in fact coming in now. Ferry services between Majuli and Nimati have been suspended as Brahmaputra has swelled amidst heavy rainfall in the region. An employee of Inland Water Transport, Dipankar Chanua, has said the water level has increased a lot, and keeping in mind the safety of passengers, the ferry services have been suspended. पहले से पानी बहुत बढ़ गया है, तो इसीलिए पैसेंजर को सेफ्टी देखते हुए हमारा आईडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने फेरी का जो मतलब सर्विस वो टेम्पररी बंद कर दिया है. Nibir Rekha continues to be with us. Nibir, ferry services also now taking a hit due to the situation? Well, the Nimati Ghat, which is a point where all the ferry services go from Majuli to Jorhat,
the Nimati Ghar has seen water level rising as compared to the other river areas, and that is the reason the ferry services have been cancelled as a precautionary measure there, because when once the Brahmaputra water level rises, it's very risky to ply these ferries there, and as a result of that, the ferry services have been cancelled today, and the weather department has predicted that parts of the northeast as well as in Assam is going to get more rainfall. And however, a yellow alert has been reduced to from the red alert, but still the water is coming in from the hills, because Assam being a lower riparian state, water from Arunachal and other states are also coming in. So it's a very precautionary measure done by the district administration so that no untoward incident occurs while these ferries are being used in the Brahmaputra river. All right. More developments now this hour that we're tracking. Assam Agriculture Minister Atul Bora has visited the family of Adil Shah, who sacrificed his life while trying to save tourists in the Pahalgam terror attack last month. Bora has given 5 lakh rupees ex gratia check to Shah's family on behalf of Assam Chief Minister Hemanta Biswa Sharma. Nibir Dekha joins us live. Nibir, this brave heart being felicitated by the Assam government? Well, yes, the Assam government had taken out a decision after the unfortunate incident happened in Pahalgam, wherein all the martyrs who lost their lives, they will be compensated by the Assam government duly, and as a result of that, they have been going to all the unfortunate martyrs who lost their lives on that particular day. Today, Agricultural Minister Atul Bora on rupees 5 lakh, which has been decided in the cabinet that all those who lost their lives will be compensated. And this is a measure done by the Assam government to support the victims and their families in this unfortunate loss where they lost their lives while where some of them went to Pahalgam for a vacation. So that is the response done by the Assam government as far as the Pahalgam incident is concerned. Nibir, thank you for joining us with those details. In a significant step to strengthen civil defence preparedness in Odisha, a 6-day building capacity building trainers workshop for civil defence volunteers has begun at the Odisha Fire and Disaster Management Academy in Baramunda, Bhubaneswar. The workshop is designed to train master trainers who in turn will lead training sessions at 22 civil defence units across the state. Over the course of the 6 days, the trainers will be trained for rescue operations during air raid warning systems, bomb detection and identification, emergency medical aid. The course also includes intensive modules on civil defence reporting procedures, use of radio sets and relief line evacuation techniques. Do we have the soundbite of Naveen Rana, Deputy Commandant NDRF? Okay, I think we're having some technical trouble there with that soundbite, but Akshay Maharana is joining us now on the broadcast. Akshay, give us more details about this workshop that was organized in Bhubaneswar. देखिए, कैसे युद्ध के समय हो या कैसे आपदा के समय कैसे लोगों के जान को बचाया जाएगा, कैसे लोगों को वहाँ उस मुश्किल हालात में लोगों को बचाया जाएगा, उस ट्रेनिंग में जो कहीं ना कहीं कैसे जो फायर कर्मी हैं, फायर कर्मियों के साथ साथ कैसे वॉलंटियरों को जोड़ा जाए, कैसे लोग वॉलंटियर के नाते जोड़ेंगे और उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, कैसे अपने आप को बचाएंगे और लोगों को उस मुश्किल हालात में बचाएंगे। उस तहत 6 दिन के एक ट्रेनिंग जो फायर और आपदा प्रबंधन के विभाग एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया हुआ है। लगभग जितने उनके फायर जो टीम हैं, फायर कर्मी हैं, उनको भी ट्रेनिंग दिया जाएगा और साथ ही साथ जो वॉलंटियर हैं जो जुड़ना चाहते हैं और उस समय लोगों की मदद करना चाहते हैं और देश की जो उस हालात में जब कोई ऐसे बम ब्लास्ट हो या कोई घर गिर जाए, उस समय कैसे लोगों को उस मुश्किल हालात में लोगों को बचाया जाएगा और कैसे पीसीआर देके कैसे लोगों को उस मुश्किल हालात में उनको बचाया जाएगा और
और कैसे उन डेड बॉडियों को कैसे हटाया जाएगा वहां से, और लोगों को उस पैनिक सिचुएशन से कैसे उनके हिम्मत को बढ़ाया जाएगा, उस तहत ये ट्रेनिंग चल रहा है। कहीं ना कहीं इस तहत लोग भी जुड़ने लगे हैं, और जो ये ट्रेनिंग है ये 6 दिन तक चलने वाला है। उसमें जो वॉलंटियर हैं उनको भी ट्रेनिंग दिया जाएगा, कैसे उस समय वो लोगों को बचाएंगे, लोगों के साथ रहेंगे और लोगों को उस मुश्किल हालात में लोगों को हिम्मत देंगे। अक्षय, शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए। A shocking incident has come to light in Karnataka's Belagavi. A minor girl was reportedly gang raped by 6 perpetrators who assaulted her in a secluded area and recorded the incident on their mobile phones. Police officers have arrested 5 people, including 2 minors, for being part of the heinous crime. The offence was committed in a village near Belagavi a few months ago, after which the teenager was subsequently threatened and 3 of the same perpetrators raped her again. Upon learning of the heinous crime, a family registered an FIR at the Agriculture Produce Market Committee Police Station. Investigation in the case is still ongoing. Belly Thomas joins us for more on this story. Belly, a complete shocker being reported. Give us more details. 5 people in connection with the gang rape incident that has come to light now, and 2 of them are said to be minors. However, their dental samples have been sent for ascertaining their actual age, is what the police sources tell us at this point of time. So, according to the parents of the victim, the survivor was befriended by one of the accused, and she was taken to a hilly area in December last year, and she was sexually assaulted by his friends, whom he called to that spot. So around 5 of them had arrived there, and they had sexually assaulted her, which they also recorded the act on their mobile phones. After which they started to blackmail her, and in January too, the perpetrators, 3 of them again committed the heinous crime on her as well. Some 2 days ago, the victim's parents have registered, filed a complaint with the APMC police station at Belagavi, after which the police started their investigations and arrested 5 of them as of now, including 2 minors, and one of them is said to be absconding, while the police have definite clues about him, and he will also be arrested soon, is what the police say. Belly, thank you for joining us with those details. The Bangladesh prosecutors have charged former Prime Minister Sheikh Hasina with crimes against humanity for alleged role in the violent crackdowns during the 2024 student-led uprising, which ultimately led to her resignation. This marks the formal commencement of the trial of the 77-year-old leader, who is currently living in self-imposed exile in India. An investigation report concluded that Hasina directly ordered state security forces, her political party and affiliated groups to carry out operations that resulted in mass casualties, and she is accused of abetment, incitement, complicity, facilitation, conspiracy and failure prevention for mass murder during the July uprising. Aditya Vadhavan is joining us for more on this story. Aditya, trouble mounting for Sheikh Hasina in Bangladesh? Well, absolutely, Uday. Since this this interim government led by Mohammed Yunus has has taken over the affairs of Bangladesh, there have been a series of there have been setbacks to former Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina. Recently what we saw that her party Awami League was also banned in Bangladesh in an undemocratic manner, and now such charges have been levied against Sheikh Hasina, that it has been said that that on her behalf, some murders were done in Bangladesh. Some murders were murders of youth did happen in Bangladesh under her reign, and she has been charged with several serious crimes. Now it needs to be seen how this entire incident goes forward, because recently what we have seen that Sheikh Hasina had tweeted through a Twitter handle that Mohammed Yunus is running the Bangladeshi government with the help of terrorists. So at this juncture it needs to be seen, because now since the elections will be held in Bangladesh this year,
maybe by the end of this year. So Khalida Zia's party, Bangladesh National Party, is now the main contender for power in Bangladesh. If you see, the supporters of the Bangladeshi National Party are now roaming on the streets of Dhaka, and at this juncture, and all the generals who were associated with the Sheikh Hasina have been arrested by this interim government of the Bangladesh led by Mohammad Yunus. Yes, Uday. Thank you, Aditya, for joining us with those details. On that note, we're slipping into a short break.